नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और विषय वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। वहीं आज हम चर्चा करेंगे मौसम को लेकर। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फ की चादर से ढके गंगोत्री, यमुनोत्री, कई जिलों में जारी बारिश और बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया अलर्ट। 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित अन्य क्षेत्रों के लिए अलर्ट किया गया है जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है, जहां मौसम विभाग की का पूर्वानुमान एकदम सटीक साबित हुआ है। वहीं बर्फ की चादर से ढके गंगोत्री और यमुनोत्री, कई जिलों में जारी बारिश और बर्फबारी। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं बर्फबारी होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी। 3 मार्च तक मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और की संभावना जताई गई है और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित अन्य क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में एक बार फिर सटीक साबित हुई है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। सही साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। पहाड़ों में फिर देखने को मिली बर्फबारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जो कि सटीक साबित हुआ है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मैदानी जिलों के बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में 1 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान जताया गया था, जो कि सटीक साबित हुआ है। वहीं आपको बता दें, खासकर रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर में जिलों में इन बारिश की और बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। वहीं 2 मार्च को इन जिलों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। आपको बता दें, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं रुक रुक कर बारिश अभी भी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना काफी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। वहीं मौसम बदलने से एक बार फिर पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से सचिन कुमार जी। सचिन जी, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी तो वहीं निचले इलाकों में बारिश देखने को मिली है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, अगर वेदर की बात कीजिए, मौसम की बात करें, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, खास तौर से मैं चमोली की बात करूं, जिला चमोली, जो चोपता बेल्ट है, वहां से केदारनाथ करीबन जो है 55 किलोमीटर पड़ता है। वहां पे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पे बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ की बात करें तो वहां पे भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। जो बद्रीनाथ से ऊंचाई वाले ऊपर क्षेत्र है, वहां पे बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें, हरिद्वार, चंपावत, हरिद्वार है और आपका जो है उधम सिंह नगर है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है तेज हवाएं, जो मौसम विभाग पे आते हैं, वो मौसम विभाग ने जो बताया हुआ है, मौसम विभाग ने बताया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चलेंगी। साथ ही लोगों को जो है इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सावधानी बरतें, तेज हवाएं चलेंगी। वहीं एक या आज परसों से जो है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक 3 दिन के जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। उसको लेके जो है आज देहरादून की बात करें तो सुबह जो है बूंदाबांदी का मौसम था, बूंदाबांदी पड़ रही थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेरे पीछे पहाड़ है, अभी भी जो है वहाँ पे फॉग लगा हुआ है। बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। और खासतौर से आप हरिद्वार की बात करें, वहाँ पे भी सुबह बारिश हुई है। देहरादून के कई ऐसे क्षेत्र, कहीं पे बारिश हो रही थी, कहीं पर नहीं हो रही थी। वहीं लोगों की बात करें तो उसको लेके जो है मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। जी सचिन जी, अगर देखा जाए तो इस बार मौसम की छठवीं या सातवीं बर्फबारी दर्ज की गई है, तो वहीं पर्यटकों में भी उत्साह नजर आ रहा है। तो व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो 4 धाम यात्रा है वो फिलहाल अभी के लिए बंद है। यही बात करते हैं तो मसूरी की बात करता हूँ मैं। देहरादून से मसूरी करीबन जो है 1 घंटे का रास्ता है। तो मसूरी की बात करें तो मसूरी में काफी जो पर्यटन है, जो पिलग्रिम से बाहर से आने वाले पर्यटन है, वो आ रहे हैं और मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। काफी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके। जो आप पहाड़ी को देखेंगे तो जिस तरीके से जो है पहाड़ियों पर जो है फॉग छाया हुआ है, चारों तरफ बारिश, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं दुकानदारों की, खासतौर से दुकानदारों की बात करें तो वो जो उनका जो व्यवसाय है उस पे भी कहीं ना कहीं जो है प्रोग्रेस देखने को मिली है। जी, अभी हमने बात करी मसूरी की, लेकिन हिम क्रीड़ा स्थली औली में भी पर्यटकों की काफी आमद नजर आ रही है। वहां पर भी पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया है औली का, करीबन देहरादून से जो है 280-90 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से जोशीमठ पड़ता है, वहाँ पे औली है। औली में जो है इस समय जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहाँ पे जो है पर्यटक जो है गए हुए हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना। और वहीं जो मैंने अभी जिक्र किया था उससे ज्यादा और हाइट की बात करें तो चोपता है, वहाँ पे जो है इस समय जो है बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ी हुई है। वहाँ पे तुंगनाथ मंदिर पड़ता है भगवान महादेव का, वहाँ पर भी जो है अब बर्फबारी पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन बाद सरकार ने भी, आपने देखा, वो घोषणा करी थी कि अब जो है 4 धाम यात्रा भी जो है कुछ दिन बाद खुल जाएगी, क्योंकि इसको लेके जो है अभी घोषणा ही हुई है। अभी मई में जो है बद्रीनाथ भगवान के कपाट भी खुलेंगे, केदारनाथ का भगवान के कपाट भी खुलेंगे। तो वहीं मौसम की बात करें तो मौसम को लेके जो है मौसम विभाग ने जो है लोगों को अलर्ट किया हुआ है। क्योंकि कल की बात करूं तो कल भी जो है तेज हवाएं चल रही थी। सुबह के समय की बात करें तो सुबह के समय भी जो है तेज हवाएं चल रही थी। और जो धीरे धीरे जो बारिश है, सुबह बारिश का मौसम था, लेकिन 12-1 बजे की बात करें तो मौसम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से खुला हुआ है, लेकिन हल्की हल्की जो है धूप दिखाई दे रही है। कहीं जो है बारिश की बौछार चल रही है। वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ बर्फबारी है। मौसम विभाग की माने तो इन्हीं जो है 2-3 दिन में जो है और भी जो है बर्फबारी पड़ सकती है। प्लेन वाले क्षेत्रों की बात करें, जैसे हमारे 2 रीजनल पड़ते हैं, गढ़वाल, एक जो है कुमाऊं वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि वहाँ पे जो है बर्फबारी वाला जो क्षेत्र है वो कैलाश पर्वत की ओर जाके पड़ता है, वहाँ पे भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जी जी सचिन जी, अगर देखा जाए तो विगत कुछ दिनों से तापमान बढ़ने लगा था और हल्की सी गर्मी आने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बर्फबारी हुई है और बारिश भी रुक रुक कर जारी है, तो इससे जनजीवन किस तरह प्रभावित हुआ है? देखिए, जो जनजीवन की बात करें तो अभी जो है कुछ दिन पहले, मैं दिसंबर की बात करता हूँ, दिसंबर 2023 की,
जी। बारिश का जो है कहीं भी जो है नामो निशान नहीं था। बारिश, ये उम्मीद, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि बारिश पड़ेगी, लेकिन अभी भी जो है इस तरीके की बारिश नहीं हुई है जो आमतौर पर हमेशा प्रत्येक वर्ष की बात करें तो बारिश देखने को मिलती थी। अभी जो है फसलों की जहां तक बात करें तो फसलों पे जो है इस बार जो बारिश है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगातार बारिश नहीं हुई है। पाले से भी जो है जो फसलों का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ है। वहीं अब लोगों के जो है स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो स्वास्थ्य डॉक्टर है उन्होंने जो है चेतावनी दी हुई है कि जिस तरीके से जो टेम्परेचर बदला है, अभी जो पिछली बार की बात करता हूँ जब विधानसभा सत्र चल रहा था यहाँ पे उत्तराखंड में, तो उन दोनों उस समय जो है टेम्परेचर कभी हाई हो रहा था कभी लो हो रहा था, लेकिन अब जो है जो मौसम है वो काफी जो है नॉर्मल हो चुका है। बर्फबारी पड़ी हुई है पहाड़ों पर, हल्की हल्की जो है सर्द हवाएं चल रही हैं, और उसको लेकर जो है डॉक्टरों ने भी जो है लोगों को राय मशवरा दिया हुआ है कि अपने जब घर से निकलें तो स्वेटर पहन कर निकलें, जैकेट पहन के निकलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान। जी जी सचिन कुमार जी, जैसा कि आपने अपनी चर्चा में जिक्र किया था बीच में, इस बारिश और बर्फबारी से हम पूछना चाहेंगे कि किसानों की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सचिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल था कि जैसा कि आपने अपनी चर्चा के बीच में जिक्र किया था कि इस मौसम के बदलने से फसलों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, तो फसलों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रतिक्रिया है किसानों की, क्या आप इस बारे में हमें बताएंगे? देखिए, जहाँ तक बात करें, मैं अभी जो है मैं किसानों के पास तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जो मौसम, जो बारिश है, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। जी अब जो पैदावार है, गेहूं की पैदावार है, उस पर कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। जो मौसमी फल होते हैं उन पे फर्क देखने को मिलेगा। जो बाजार में जो है इस समय पर जो है फल आते थे उन पे कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। तो किसान की बात करें तो यहाँ इतना ज्यादा किसानी जो क्षेत्र है, इतनी ज्यादा किसानी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र, जो देहरादून की घाटी चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो है किसानों की जो संख्या है वो बहुत कम है। और जब किसानों की बात करी जाए तो उधम सिंह नगर, आपका जो है हरिद्वार हो गया, इस तरफ जो है किसानों को देखने को मिलेगा। वहाँ गन्ने की बात करें तो गन्नों की फसलों पे भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश की वजह से जो है गन्ने की जो फसल होती है उसका भी होने के आसार रहते हैं। जी जी सचिन जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के मौसम की, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला है। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम बदला रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मैदानी जिलों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में 1 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिली। खासकर रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 1 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। वहीं 2 मार्च को इन जिलों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी जारी रही, जिसको लेकर पूर्वानुमान जारी किया था, जो कि एकदम सटीक साबित हुआ है। वहीं अभी भी इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा है और बर्फबारी के चलते मौसम में काफ़ी तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां राजधानी लखनऊ में निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। विधानसभा में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। भारत निर्वाचन आयोग के 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है, जहां भारत निर्वाचन आयोग आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। विधान भवन तिलक हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन सुबह 11:30 बजे से भारत निर्वाचन आयोग ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई तो इसके जिम्मेदार डीएम और एसपी होंगे। वहीं चुनाव हिंसा पर सख्ती से निपटा जाएगा और आचार संहिता उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बलराम जी। बलराम जी, आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग की टीम ने तिलक हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस बार चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की टीम ने पहले दिन करीब 7 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और एसपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। चुनाव आयोग ने 3 दिनों के दौरे में खासतौर पर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही कानून जो है उससे संबंधित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम को लेकर भी कुछ बयान दिया है, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा है, क्या कुछ जानकारी है बलराम जी? जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दलों को कुछ आशंकाएं थी, हालांकि उनका समाधान किया गया है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान ईवीएम का मूवमेंट सरकारी गाड़ियों में ही हो, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी ऐसा न हो कि चाहे पोलिंग पार्टियां हो या पीठासीन अधिकारी जो लोग भी हैं वो ईवीएम को प्राइवेट गाड़ियों से लेकर न निकले, ईवीएम को सरकारी गाड़ियों में ही पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाए। जी बलराम जी, हम जानना चाहेंगे कि चुनाव निर्वाचन आयोग 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर था, तो इस दौरान क्या कुछ कमियां निर्वाचन आयोग ने पाई हैं? जी, निर्वाचन आयोग को सबसे ज्यादा जो शिकायतें मिली वो ईवीएम से संबंधित थी और चुनाव में धन बल और बाहुबल के प्रयोग को लेकर राजनीतिक दलों ने शिकायतें दी थी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इन सभी शिकायतों का समाधान करते हुए कहा और इनको दलों को आश्वस्त किया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। यूपी में करीब 15 करोड़ 29 लाख मतदाता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। खासतौर पर इस बार निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति 40% से ज्यादा विकलांग हैं उनको जो है घरों से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं। इसके साथ ही जो 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं उनको भी घरों से ही वोट डालने की सुविधा इस बार प्रदान की जाएगी। इसके आपको बता दें कि जहां पर मतदान का प्रतिशत कम रहता है उनको लेकर भी चुनाव आयोग सख्त है और खासतौर पर हर जिले में जिलाधिकारी जो मुख्य जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे बूथों पर निगरानी करें और स्वयं वहां पर जाकर चुनाव के दौरान जांच पड़ताल करें कि आखिर चुनाव में मतदान इतना कम क्यों हो रहा है। जी जानकारी सामने आ रही है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से 3 एप्लीकेशंस जारी किए गए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च को जो है लेकर एक निर्देश जारी किया है कि चेक के माध्यम से ही चुनाव के सारे खर्च जो हैं वो किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इसको जो निजी इमारतों पे पार्टियों के झंडे लगे रहते हैं इसको लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी पार्टी का झंडा लगाए है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई झंडे को जबरदस्ती उतारता है या कोई दबाव डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बलराम जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार का एक बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा है कि बूथों पर वोटिंग की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, तो किस तरह से वोटिंग संख्या बढ़ाने का काम किया जाएगा? जी, इसको लेकर बूथ स्तर पर भी जो
मतदान कर्मी रहते हैं उनको उन सबको पहले से ही ट्रेन किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत न हो कि आदमी जो है आए और उसका वोट कोई और डाल जाए। साथ ही कई जगहों पे दबाव डाला जाता है कि मतदान करने को लेकर के विशेष पार्टियों की वोट दिया जाए, उनको दिया जाए, इनको न दिया जाए। इस तरह के लोग दबाव बनाते हैं ग्रामीण इलाकों में। तो इसको लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ है। उसने कहा है कि किसी को भी मतदान से नहीं रोका जाएगा। इसको सिर्फ चुनिंदा जो पहचान पत्र है उनके आधार पर जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा वो अपना मतदान कर सकेंगे। और चुनाव आयोग लगातार इसको लेकर अभियान भी चलाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार मतदान बढ़ाने को लेकर जागरूकता वोटरों में आए, इसको लेकर कई तरह के अभियान भी चलाए जाएंगे। जी बलराम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि इस दौरान जागरूकता एक्सप्रेस वैन का भी फ्लैग ऑफ किया गया है, तो क्या है ये जागरूकता एक्सप्रेस वैन और क्या काम करेगी ये? जी, जागरूकता एक्सप्रेस वैन खासतौर पर यूपी के जो मतदाता हैं जो लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे उनमें जागरूकता फैलाने के लिए कि आखिर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए ये वैन चलाई जाएगी। पूरे प्रदेश में इसका दौरा होगा और खासतौर पे ये वैन जो है यूपी की सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और वहां लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेगी। राम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि एक जो अहम मुद्दा रहता है वोटिंग के दौरान, जहां पर कई बूथों पर हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने क्या पुख्ता प्रबंध किए हैं? जी, इस बार का चुनाव अर्धसैनिक बलों के साए में होगा। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों के साथ ही स्थानीय पुलिस और पीएससी की टीमें भी लड़ रहेंगी। जो संवेदनशील बूथ है उनकी निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो संवेदनशील बूथ है वहां पर ये निगरानी स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिलाधिकारी होते हैं उनके सहयोग के लिए संबंधित जिलों में जो पुलिस अधीक्षक है वो रहेंगे और सारे संवेदनशील बूथों की निगरानी सख्त की जाएगी। कहीं पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई तत्काल करने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। जी बलराम जी, अगर बात की जाए तो ये सब बातें हो गई जो मुख्य मुद्दे रहते हैं, वहीं इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने कमियां देखकर क्या कुछ अलग जो आदेश होते हैं वो अधिकारियों को क्या आदेश दिए हैं? जी, चुनाव आयोग ने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार जो चुनाव है प्रलोभन मुक्त और पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हो। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन या दबाव न डाल सके निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि देश के सबसे बड़े चुनाव है। इन चुनाव में देश की प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। देश की सबसे बड़ी जो देश की संसद में के प्रतिनिधि इसमें चुने जाएंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बलराम जी, जैसा कि हमें पता है कि आज निर्वाचन आयोग का अंतिम दिन था यूपी दौरे का, लेकिन जब पहले दिन निर्वाचन आयोग दौरे पर आया था उसके पहले दिन ही कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक की गई थी, तो क्या कुछ बैठक में निर्देशित किया गया था अधिकारियों को? जी, पहले दिन ही जो चुनाव आयोग ने बैठक की थी उसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ ही जो 7 बड़े राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों से भी चुनाव आयोग ने मुलाकात की थी और सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया था कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों को भी आश्वस्त किया गया है कि सभी को समान अवसर मिलेगा। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो सभी राजनीतिक दल अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने पेश कर सकेंगे। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग का अंतिम दिन था। वहीं अंतिम दिन निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 3 एप्लीकेशन इस दौरान लॉन्च किए जाएंगे। पहले एप्लीकेशन से मतदाता चुनाव में मिलने वाले प्रलोभन के बारे में सीधे चुनाव आयोग से शिकायत की जा सकती है। वहीं इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई, जो कि वोटिंग के दौरान बीच में अटकलें पैदा कर सकता है।
वहीं ईवीएम को लेकर भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बयान दिया कि यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और महत्वपूर्ण भी है। सभी राजनीतिक पार्टियों को बराबर का अवसर मिलेगा और ईवीएम सिर्फ सरकारी गाड़ियों में ही जाएंगी। वहीं उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि चुनाव में धन और बाहुबल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों को 3 बार अखबार में हलफनामा पब्लिश करवाना होगा। वहीं यूपी के 30 जिलों की सीमा और 9 राज्यों में लग सकती है। सभी जगह चेक पोस्ट होंगे। नेपाल सीमा पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। डिजिटल पेमेंट पर भी सख्ती होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई थी, जो कि अब देखने को मिल रही है। यूपी में 4 दिन बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया है। 33 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। 40 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वहीं 24 घंटे में 11 शहरों में बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। यूपी के 11 शहरों में रिकॉर्ड बारिश हुई है और सबसे ज़्यादा प्रयागराज और जालौन में पानी बरसा है। उत्तर प्रदेश में बार बार मौसम करवट बदल रहा है। वहीं यूपी में 4 दिन बारिश और ओले का अलर्ट। वहीं लखनऊ में आंधी बारिश और इस दौरान आंधी के कारण कई जगह भारी नुकसान होना भी सामने आया है। कानपुर में तेज बारिश। वहीं मैनपुरी में बिजली गिरने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कानपुर में शनिवार दोपहर तेज बारिश और आगरा, जालौन, संत कबीर नगर और मथुरा में रुक रुक कर बारिश जारी है। शुक्रवार शाम को कानपुर में, झांसी, मेरठ और मथुरा में पहले ही तेज आंधी आई थी और फिर गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं आईएमडी ने शनिवार को पूरे उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 24 जिलों में आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। आने वाले 2 दिनों तक यानी 4 मार्च तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा सहित कई और जिलों में गिर सकते हैं ओले। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर सहित कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। आने वाली 4 तारीख तक मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 4 तारीख तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम। कई जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से कई नुकसान होने का मामला भी सामने आया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव चौहान, लखनऊ से हमारे संवाददाता। गौरव जी, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कई जिलों में बारिश की और ओले की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। कल रात में जो है उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई और फिर आज जो है पूरा दिन जो है अभी तक बारिश लगातार हो रही है। और उत्तर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 33 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मानसून को लेकर और 11 जिलों में बारिश काफी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात करें तो प्रयागराज और जालौन में रिकॉर्ड बारिश जो है की गई है। जी, मौसम विभाग ने कई जिलों में ओले का भी अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने 33 जिलों में अलर्ट जारी किया है। और अगर बात करें अलर्ट की तो अलर्ट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य और बुंदेलखंड के कई जिले हैं जिनको लेकर सरकार व मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर जो है बदलते मौसम के कारण ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे कि फसलों को भी काफी नुकसान देखने को मिलेगा। इसके लिए मौसम विभाग लगातार जो है निर्देश दे रहा है, अलर्ट जारी कर चुका है। जी गौरव जी, अगर देखा जाए तो अभी आगामी 2 दिन और 4 मार्च तक अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। संभावना जताई है कि आगे अगले 2 दिनों तक भी मौसम इसी तरह बदला रहेगा, रुक रुक कर बारिश होगी और ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इसको लेकर प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए मौसम विभाग लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही बता चुका है कि 4 दिनों के लिए मौसम जो है बदला रहेगा। पूरे प्रदेश का मिजाज बदलता दिखेगा मौसम का। इसलिए मौसम विभाग ने पहले ही 4 दिनों का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलते मौसम की वजह से फसलों को काफी नुकसान होगा। कई इलाकों में ओले पड़ने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कहा है कि 4 दिनों के लिए जो है प्रदेश में काफी वर्षा हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। जी गौरव जी, वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से भी हवा चलने की आशंका जताई गई है। और अगर बात करें कल की, तो कल भी तेज आंधी के साथ और फिर गरज चमक के साथ बारिश हुई थी बीते कल की अगर हम बात करें तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के जो उन्होंने अलर्ट जारी किया है, कल की अगर बात करें तो कल बदलते मौसम की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मध्य उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखने को मिली, जैसे कि मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तेज आंधी के कारण जो है बिजली का पोल गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की जो है वो हताहत हो गया है। इस तरीके से कई इलाकों में काफी नुकसान देखने को मिला, क्योंकि हवाएं जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है। और जो है मौसम विभाग लगातार इस चीज को लेके निर्देश दे रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है। और वहीं हवाई अड्डा जो कि बताया जाता है वहां पर CIF एक गेट था, वहां वो भी गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल रात में आंधी तूफान काफी तेजी से आया था, हवाएं इतनी तेजी से चल रही थी, जिसके कारण जो है ये हादसा हुआ और ये गेट गिर गया, जिसको लेकर जो है ये खबर आ रही थी कि कल जो हवाई अड्डे पे जो ये गेट है, काफी तेज हवा चलने के कारण ये गेट गिर गया। जी, तो क्या इस दौरान किसी के हताहत होने की किसी के हताहत होने की नहीं है इस मामले में। जी गौरव जी, वहीं अभी हम बात कर रहे थे मौसम की, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई है जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है।
उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर दबंगों की दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दबंगों ने खुलेआम पुलिस को दी चेतावनी। महिलाओं को घसीट कर बेरहमी से पिटाई की गई है और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुटी है। मारपीट के दौरान घायल अस्पताल पहुंचे हैं जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गौरव जी, मेरा सवाल था कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? ये पूरा मामला जो है जनपद देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर दो पक्षों में आपसी पुरानी रंजिश थी, जिसको चलते चलते एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष के घर पे पहुंच गया और वहां पर मारपीट की। महिलाओं को घसीट कर पीटा गया, जिससे जो है काफी ये जो महिलाएं थी इनको जो है हताहत हुई हैं। परिवार के 4 लोग जख्मी हुए हैं। जब ये लोग जख्मी हुए उसके बाद ये लोग अस्पताल गए, वहां इनका उपचार चल रहा है। पुलिस से भी इन लोगों ने शिकायत की और इसका जो है जब एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की और उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। फिलहाल जो है इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। जी गौरव जी, कहा जाता है कि यूपी में महिलाओं के साथ अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। वहीं इस तरह की घटना से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है देते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध के लेके उत्तर प्रदेश सरकार काफी सतर्क है। समय समय पर अधिकारियों को जारी होते रहते हैं। उसके बाद भी ऐसी कई छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि लोकल स्तर पर हो जाती हैं। लेकिन इसको लेकर जो है जब ये मामला संज्ञान में आया उसके बाद पुलिस हरकत में आई। ये देवरिया वाला ये जो मामला है इसको लेकर जो है पुलिस ने पूरा संज्ञान लिया जब ये वीडियो वायरल हुआ। और ऊपर स्तर की बात करें तो इस वीडियो जब ये वायरल हुआ तो आला अधिकारियों ने जब इस वीडियो को देखा तो उन्होंने तत्काल जो है लोकल प्रशासन को चेतावनी जारी की और कहा कि सख्त से सख्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो और एक नजीर कायम करें इस मामले में। जी, जैसा कि आपने बताया कि अब पुलिस अधिकारी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन कई लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। अगर ऐसे में कोई भारी नुकसान हो जाता है तो उसकी किस तरह क्षतिपूर्ति करेगा प्रशासन और सरकार? जी बिल्कुल, देखिए उच्च अधिकारियों के बाद लोकल प्रशासन हरकत में आया और संज्ञान लिया गया। उसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद 4 लोगों की इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। जी गौरव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, योगी सरकार में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। दबंगों ने खुलेआम पुलिस को दी चुनौती। महिलाओं को घसीट कर बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान घायल पहुंचे अस्पताल, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। महिलाओं ने दबंग पर कराया था केस दर्ज। फिर एक बार दबंगों ने दिया खुला चैलेंज। वहीं अब हम बढ़ेंगे पंजाब की खबरों की ओर, जहां पर बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। तेज बारिश और हवा से फसलें हुई खराब। झमाझम बारिश से लोगों को हुआ नुकसान।
खबर पंजाब से है, जहां बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश और हवा के चलते फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और वहीं झमाझम बारिश से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। वहीं बेमौसम बारिश के चलते फसलों को काफ़ी नुकसान। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तेज बारिश और हवा से फसलें हुई खराब। वहीं झमाझम बारिश से लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। एकाएक हुई बारिश से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और तेज हवा और ओले गिरने से बड़ी किसानों की परेशानी। आईएमडी ने जारी किया था अलर्ट। सुबह बारिश और तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। 2 मार्च को मौसम ने करवट ली है। वहीं इसका अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। वहीं मौसम विभाग की माने तो 29 फरवरी से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तीन मार्च तक मौसम की गतिविधियां जारी रह सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी बारिश देखने को मिली है। वहीं इसको लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेसिडेंट एडिटर दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, पंजाब में मौसम का मिजाज कैसा नजर आ रहा है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है मौसम को लेकर? जी पल्लवी, एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और सर्द हवाएं हैं जो दोबारा से चलनी शुरू हो गई हैं। अगर मैं बात करूं हिमाचल और जम्मू कश्मीर की, तो वहां जमकर बर्फबारी हुई है। तो बर्फबारी के चलते जो सैलानी हैं उनमें काफी खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जो रात से मौसम काफी खराब था, काफी तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ जो है ओलावृष्टि और भारी बारिश भी हो रही है। अगर मैं जालंधर की बात करूं तो जालंधर में काफी ओलावृष्टि हुई है, गुरदासपुर में काफी ओलावृष्टि हुई है, जिससे गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो मौसम की बात करें तो 3 मार्च तक जो मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जी पल्लवी। जी, जैसा कि आपने बताया कि ओलावृष्टि भी कई जिलों में दर्ज की गई है, तो ओलावृष्टि से फसलों को कैसा नुकसान हुआ है और किसानों की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखो, जो साल 2023-24 जब से ये साल आया है, तो मैं आपको बताऊं कि जून जुलाई की बात करूं तो भारी बाढ़ आई थी पंजाब में। तो किसानों को 2-3 बार अपनी जो धान की फसल थी उसकी बुआई करनी पड़ी थी। तब भी किसानों को
भारी नुकसान हुआ था। और जी अब किसान की जो फसलें हैं 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, पकने वाली हैं। जी तो जब फसल पे जो गेहूं की बल्ली आ जाती है तब फसल थोड़ी भारी हो जाती है। उस जी वजह से जब उस पर ओलावृष्टि हो जाती है तो फसल बैठ जाती है और खराब हो जाती है और किसानों को इससे भारी नुकसान होता है। जी और पिछले 1 साल की बात करूं तो किसान जो है मौसम की वजह से भारी परेशानी का सामना कर रहा है जी और उसकी 2-2 फसलें खराब हो रही हैं। तो किसान जो है ऐसे नुकसान से कैसे निपट पाएगा और सरकार उसकी क्या मदद करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी, जी पल्लवी। जी दुर्गेश जी, ये तो बात हो गई मौसम को लेकर। वहीं जैसा कि आपने बताया कि पड़ोसी राज्यों में बर्फबारी भी हुई है, जिसको लेकर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और जी। बारिश भी पंजाब में हो रही है। तो वहीं इसको देखते हुए किसान आंदोलन जो था उस पर क्या कुछ प्रभाव नजर आ रहा है? देखिए, जो किसान आंदोलन है इसी भारी ठंड अब जो पड़ी है पर किसान आंदोलन वापस अपनी गर्मी पर आ रहा है। जी 3 तारीख को जो किसान संगठन है उन्होंने अपनी मीटिंग रखी है और आगे जी का जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में जो किसान संगठन है वो जी पंजाब के किसानों को बताएंगे कि कैसे दिल्ली जी कूच करना है। जी क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वो सभी फसलों पर एमएसपी चाहते हैं, पर जो भारत सरकार थी उसने 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही थी, जिसे किसानों ने नकार दिया था। जी आपको मालूम ही होगा कि 21 तारीख की कॉल थी किसानों की दिल्ली जाने के लिए। जी तब पुलिस और किसानों के बीच भारी संघर्ष हुआ था, तो कुछ जी लोगों की जान चली गई थी। तब जी से लेकर अब तक जो है वो जो किसानी आंदोलन के जो है वो शांत है। लोग बैठे हुए हैं जम्मू बॉर्डर पर, कनौरी बॉर्डर पर जी और इंतजार कर रहे हैं कि किसान संगठन उनको जो है सेंध दे, उसके हिसाब से वो आगे चलेंगे। पर जी एक बात, खास बात आपको बता दूं कि पंजाब में जितना भी किसानी संगठन है, अगर जल्लेवाल और पंधेर को छोड़ दें तो चड़ूनी साहब हरियाणा से हैं और भी जितने भी संगठन हैं, राजेवाल साहब हैं, तो उनकी आपस में नहीं बन पा रहे। जी राज्यपाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि वो दिल्ली जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं जी अग्राहा साहब पंजाब में रेल भी रोक रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर दिल्ली जाने का समर्थन वो नहीं कर रहे। जी तो डल्लेवाल और पंधेर जो किसानी आंदोलन को, जो आपका किसानी आंदोलन है, इसको लीड कर रहे हैं। तो जी आपस में किसान संगठन है वो एक बात पर सहमत नहीं है। जी इसी वजह से जो है 3 तारीख हो गई, 21 फरवरी के बाद 2 मार्च हो गई है आज। जी तो कोई भी सेध जो है किसान संगठनों के द्वारा अपना बात करें पक्ष है, वो कहती कि अगर जी आपने अपनी बातें मनानी है तो सभी इकट्ठे पर आए। आज जी 2 संगठन बैठे हैं, कल और बैठ जाएंगे, परसों 2 और बैठ जाएंगे, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। तो सभी जी संगठन अगर एकजुट होंगे तभी उनकी बात प्रॉपर तरीके से सुनी जाएगी। जी जी पल्लवी। जी दुर्गेश जी, तो ये कहा जा सकता है कि किसान संगठनों के आपसी सामंजस्य के ना होने के ही चलते कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ठंडा पड़ा हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी। आपको बता दें, पंजाब में मौसम ने एकाएक करवट बदली है। वहीं इसके चलते किसान आंदोलन पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दिल्ली कूच को लेकर राष्ट्रीय किसान मंच टीम ने एक बैठक कर रणनीति भी बनाई थी। फिलहाल के लिए वीआईपी विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।